मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ट्रेंड, इसका यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी आती है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में. सो लेट अस स्टडी द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स अक्रॉस अ पीरियड. ऑक्साइड्स मतलब compounds formed by the combination of a metal or any element with oxygen, वो उसके ऑक्साइड्स होंगे. ओके, सो आई हैव रिटन हियर, यहां पर देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. अगेन द थर्ड पीरियड इज टेकन. थर्ड पीरियड को मैंने यहां पर लिया है. बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस थर्ड पीरियड, अगर सोडियम है एंड सोडियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, sodium is reacting with oxygen, its oxide will be Na2O, sodium oxide. Similarly, magnesium, Mg2O, Al2O3, aluminium oxide, SiO2, silicon dioxide, P2O5, phosphorus pentoxide, SO3, sulfur trioxide, and Cl2O7, this is your oxide of chlorine. Okay, so ये जो oxides बने हैं, ये कैसे बने हैं भाई? एलिमेंट के ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन पे. A metallic oxide, when it is going to get dissolved in water, mostly हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक बेस. दिमाग में क्या रखोगे? If a metal initially, अगर हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है और सोडियम ऑक्साइड को सिर्फ पानी में तुम डाल दो बेटा, तो आपको क्या बनेगा? You are going to get NaO. You will be getting NaOH. So वो बेसिक है, मतलब वो सोल्यूशन में जाके बेसिक सोल्यूशंस बनाते हैं, pH उसकी 7 से ज्यादा होगी. So metal के ऑक्साइड्स आर स्ट्रांगली बेसिक. नाउ व्हिच मेटल ऑक्साइड्स आर वेरी स्ट्रांगली बेसिक? बेसिक में भी एक ग्रेडेशन आएगी. सो देखते हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं, उनके ऑक्साइड्स को जब हम डिसॉल्व करते हैं सिंपली विथ वाटर, ओके, सिंपली विथ वाटर, they immediately form hydroxides. So here we are going to get the formation of NaOH very easily, and you know NaOH is a very strong base. Magnesium hydroxide पानी में dissolve करोगे MgO को तो immediately बन जाता है. Don't even need an acid or an alkali. Okay, so how will you know that a substance is highly acidic or highly basic? अगर वो substance वो तुम पानी में डिसॉल्व करते हो और वो सोल्यूशन एसिडिक या बेसिक टर्न हो जाता है, उस बेसिस पे हम उसका नेचर डिसाइड करते हैं. सो वी फाइंड दैट विद Na2O एंड Mg2O वी गेट स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशंस, एंड दीज आर मेटल ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. व्हाट हैपेंस टू Al2O3? Al2O3 के नीचे मैंने लिखा हुआ है एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा. Okay, so here it is showing you a dual nature. हम देख रहे हैं कि बेसिक नेचर से कैरेक्टर अब चेंज करना शुरू किया. How will you prove that Al2O3 is amphoteric in nature? नेक्स्ट पॉइंट ये आती है कि Al2O3 हमारा एम्फोटेरिक कैसे है. तो हम देखते हैं, we find that this Al2O3 it reacts with both NaOH. अगर ये NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, in that case will Al2O3 act as your acid, कह सकते हैं. अगर ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है और एल्यूमिनेट बना रहा है, तो this is your base. Therefore, Al2O3 is acting as the acid. What are you getting? You are getting NaAlOH whole 4, sodium aluminate. Okay. अब अगर ये सेम Al2O3 इसको मैंने ट्रीट कर दिया HCl के साथ, तो क्या होता है? I get AlCl3. So this reaction also happens and I am going to get H2O. I am going to get AlCl3 and I am going to get H2O. तो ये रिएक्शन भी हो गया. So when Al2O3 is reacting with HCl, now it is acting as a base because HCl is an acid. So with these two reactions, you can see that aluminium oxide, Al2O3, is amphoteric in nature. ठीक है, पहले हमने Na2O देखा and MgO देखा. These are at the starting of the periodic table in a period. Group third के initial members हैं. तो Na2O और MgO are strongly basic. क्यों? The moment I dissolve it in water, I don't even need an acid or a base. उसको पानी में ही सिर्फ डिसॉल्व किया,
तो वो अल्कलाइन सोल्यूशन मुझे दे देते हैं। लेकिन जब हम Al2O3 के पास गए तो हमने देखा कि पानी के साथ आई एम नॉट एबल टू गेट, इट इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। फिर मैंने बेस के साथ उसको रिएक्ट किया, वहां पर मुझे एक सॉल्ट मिला, एल्यूमिनेट सॉल्ट। मैंने उसको एसिड के साथ रिएक्ट किया, मुझे वहां पर भी एक सॉल्ट मिला। इट मीन्स इट कैन इक्वली रिएक्ट विद एन एसिड एंड अ बेस, सो आई से इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। सो नाउ द मेटालिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स इज चेंज टू एम्फोटेरिक नेचर। समझ रहे हो बात? ये चीज याद रखनी है, समझने की बात है। Then I come to SiO2. SiO2 is feebly acidic. नेक्स्ट क्या मैं बोल रही हूँ? सिलिकॉन ऑक्साइड। हम ग्रुप 14 के पास पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वी हैव रीच्ड टिल ग्रुप 14। सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन ग्रुप 14, कार्बन फैमिली का मेंबर है ये। ओके, नाउ व्हाट इज द थिंग? सिलिकॉन SiO2 जो है, SiO2 बहुत बहुत स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक। एंड हाउ डू वी प्रूव इट? इमीडिएटली देखो, SiO2 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, एक जाइंट स्ट्रक्चर होता है, आगे आप लोग पढ़ोगे, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये जो SiO2 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये बेसिस के साथ रिएक्ट करता है और आपको देता है सिलिकेट सॉल्ट्स। क्या करता है ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है क्या? नहीं, ये बेस के साथ रिएक्ट करता है। वो भी कैसा बेस? कोई भी बेस नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही रिएक्ट। इट मीन्स ये इतना भी एसिडिक नहीं है कि इट विल बी एबल टू रिएक्ट विद एनी नॉर्मल बेस या वीक बेस। इसे एक स्ट्रॉन्ग बेस ही चाहिए रिएक्ट करने के लिए। तो ये SiO2 when it reacts with a very strong base, it forms silicate ion. When it reacts with a very strong base, it forms silicate ion, जैसे कि Na2SiO3. Now you don't need to remember these equations. It's only for your knowledge that you should be knowing कि भाई ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि वो एसिडिक है और वो एसिडिक नहीं है। Now, when SiO2 is reacting with NaOH to give you this sodium silicate, it means that इस reaction में SiO2 एक acid की तरह behave कर रहा है, because NaOH is a base. NaOH is a known base. तो अगर ये reaction हो रहा है तो जरूर ये acid base type का ही reaction है। तो SiO2 क्या है? ये acid. Okay, so this is how we prove that okay, silicon oxide is slightly acidic in nature. Now let us look at P2O5. How is P2O5 acidic? Again, पहले कोशिश करो P2O5 को पानी में डिसॉल्व करने की और देखो कि क्या वो आपको एसिडिक सोल्यूशन दे रहा है या बेसिक सोल्यूशन दे रहा है, राइट? सो व्हाट डिड वी डू? इफ इट इज स्ट्रांगली एसिडिक और बेसिक, इसको पानी के साथ ही काम कर लेना चाहिए। So we will take this P2O5 and we will add water to it. Mind you, these reactions actually happen. Okay, P2O5 को पानी में डिसॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा बेटा? H3PO3. We will balance this equation later on, right? H3PO3, phosphoric acid, phosphorus acid. You know this acid, phosphorus acid. Okay, so P2O5 acidic है. P2O5 is acidic in नेचर। सिमिलरली अब SO3 आ जाओ। SO3 तो बहुत ही स्ट्रांगली एसिडिक। क्यों? SO3 तुम्हें कौन सा एसिड देने वाला है? SO3 कौन सा एसिड देने वाला है? SO3 reacted with water. You don't need an acid alkali for this reaction. वो alkali का यूज मैंने कहाँ किया? जहां पर वीकली एसिडिक था, वीकली एसिडिक था। तो सिर्फ मैंने वो रिएक्शंस लिखे आपके इन दोनों के लिए, जहां पर आपके पास एम्फोटेरिक टर्म है या feebly acidic term. Okay, now let us write it for SO3, sulfur dioxide, which is in the oxygen family. Sulfur oxygen के family का member है, group 16 का member है। उसका ऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डालते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है बेटा, a very known, well known acid. So it is very acidic. Now let us see what will happen when group 17 का member chlorine, उसको तुम पानी में डालते हो। The moment you add Cl2O7 to water, What do you expect बालकों? एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, HClO4, परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, परक्लोरिक एसिड। ओके, परक्लोरिक एसिड, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं सिंपली ये भी बताऊं कि अगर क्लोरीन Cl2O ऑक्साइड है मेरा, ओके, द सिंपलेस्ट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 17, Cl2O मैंने लिया और इसको वाटर में डिसॉल्व किया। इफ आई डिसॉल्व दिस इन वाटर,
what is going to happen? You are going to get hypochlorous acid. तो यहां पर भी एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, एंड HClO4, ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्गर देन HCl. These are very, very strong oxy acids. So what have you seen? That nature of oxides के बारे में जब हम prediction करेंगे, so as you are moving from left to right in the periodic table, left to right in the periodic table, your nature of the oxides is changing from strongly basic to strongly acidic nature. तो वही ट्रेंड को हमने यहाँ पर आपको दिखाया है, उसको कंडेंस करके दिखाया है. So what is the nature of oxides? As you move from left to right in the periodic table, in a period, nature of oxides changes from highly basic to amphoteric and finally to highly acidic. That is seen in front of, आपके सामने स्क्रीन पर भी दिख रहा है. I hope you have understood this properly. We will be using this knowledge in our subsequent chapters. So इसको समझना बहुत जरूरी है बेटा. Okay, and then towards the last part, क्या पढ़ने वाले हैं हम? केमिकल रिएक्टिविटी. नाउ ये तो काफी आसान हो गया. जैसे ही नेचर ऑफ ऑक्साइड हमने पढ़ लिया, रिएक्टिविटी क्या है ये क्वेश्चन आता है. केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब क्या है मैम? रिएक्टिविटी मतलब कोई एलिमेंट अपने आयन के फॉर्म में आसानी से रहे या आयन जल्दी बना ले. रिएक्टिविटी बेसिकली मीन्स व्हाट इन केमिस्ट्री? इफ एनी एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, व्हाट डज दैट मीन? वो या तो बहुत जल्दी कटायन बना ले या बहुत जल्दी anion बना ले. So that is what is reactivity. Okay, so if you have got sodium metal, it is highly reactive. Why? Because sodium readily changes to Na plus, और वो Na plus के फॉर्म में ही रहना चाहता है. If I say fluorine is very reactive in nature, why? Because fluorine readily accepts an electron to become an anion, और वो anion के फॉर्म में ही रहना चाहता है. Understood the point? So an element is reactive. Now you please write down the definition, kids. An element is reactive if it has a tendency to lose or gain electrons readily. Readily, आसानी से. बहुत ज्यादा आपको आयनाइजेशन एनर्जी नहीं देने की जरूरत है. तब बहुत इसकी अगर वो अनायन बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफी हाई है. ओके, सो इफ अ सब्सटेंस इज अ रिएक्टिव मेटल, it will easily lose electrons. If it is not a reactive metal, तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा आसानी से, मतलब वो एक नॉन मेटल. ओके, रिएक्टिव मेटल रेडिली लूजेस इलेक्ट्रॉन, नॉन रिएक्टिव मेटल है तो रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करेगा. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ व्हाट इज द ट्रेंड? तो ट्रेंड देख, वी स्टडीड अबाउट द acidic nature of the oxides or the nature of the oxides. There we found that most basic oxide followed by amphoteric followed by acidic oxides. तो हम पाते हैं कि जो मैक्सिमम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है वो किधर है? वो टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड है. रिएक्टिविटी हो जाती है थोड़ी सी स्लो, एंड देन फाइनली वी आर एबल टू गेट अ हाई अप पिच इन द रिएक्टिविटी. सो रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड कुछ इस तरह से होगा बच्चा. रिएक्टिविटी का ट्रेंड कुछ इस तरफ से हो. यू विल गेट मैक्सिमम रिएक्टिविटी एट द स्टार्टिंग एंड एट द एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एंड जैसे जैसे तुम सेंटर की तरफ बढ़ते जा रहे हो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है. मतलब हियर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये जो एम्फोटेरिक मेटल्स हैं, यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है ये कम है. यहाँ पर इफ यू हैव टू चेंज इनटू अ कैटायन और एन अनायन, you would be requiring a larger amount of energy. That is what is required. Got the point? I hope इसको नोट कर लोगे तुम लोग. मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे मिलेंगे और लीस्ट रिएक्टिव मेटल तुम्हें एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे मिलेंगे. और बीच में कौन से हैं? सबसे कम रिएक्शन, सबसे कम रिएक्टिविटी वाले. तो केमिकल रिएक्टिविटी की यही ट्रेंड है. अच्छा, ऊपर से नीचे ग्रुप पे आओगे तो क्या होने वाला है? तो मैं पहले ग्रुप को लिख दूं यहाँ पर. ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. यू नो ऑफ द सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. इसमें से जो सीजियम है ये सबसे रिएक्टिव है. दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है. और लिथियम लीस्ट रिएक्टिव मेटल है. तो तुम क्या बोलोगे कि जैसे ऊपर से मैं नीचे आई, रिएक्टिविटी वाज इंक्रीजिंग, a more reactive element metal was present at the bottom of the table, bottom of the group. Most reactive element was metal was present at the bottom of the group.
And if I take again the example of carbon family, carbon, silicon, germanium, tin, Sn and lead, tin and lead. तो अगर मैं ये ग्रुप ले रही हूं तो तुम क्या देख रहे हो, नीचे में तुम्हें मिल रहा है बेटा मेटल, नीचे में तुम्हें मिल रहा है मेटल. सो हियर व्हाट विल यू से दैट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग. उसी चीज को मैंने यहां लिख दिया है कि मोर रिएक्टिव मेटल्स इज फाउंड एट द बॉटम एंड लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज फाउंड एट द. नोट करो इसको, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज फाउंड एट द बॉटम एंड लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज फाउंड एट द बॉटम. ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल का आपको हैलोजन के ग्रुप में मिल जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. सो आयोडीन में दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव एंड दिस इज द, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन. गॉट द पॉइंट. तो मिनिमम इतनी चीजें हमें इसमें याद रखनी है. केमिकल रिएक्टिविटी पीरियोडिक टेबल के सेंटर में आके मिनिमल हो जाती है. एट द टू एंड्स रिएक्टिविटी इज हायर. हियर यू गेट एट द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल आपको सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स मिलेंगे और एट द एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल यू विल गेट द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स. टुवर्ड्स द सेंटर रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग. ओके, नाउ वी कम टू लास्ट पॉइंट, डायगोनल रिलेशनशिप. डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? यहां पर सिंपली, ऑल्दो ये एक एडिशनल टॉपिक है, आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो जाना चाहिए. डायगोनल रिलेशनशिप मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि डायगोनली काम कर रहा है. दिस इज योर पीरियड. ओके, ये है तुम्हारा पीरियड, ये पीरियड के एलिमेंट्स, और ये है तुम्हारा ग्रुप. ओके, एनालाइज दिस, फोकस ऑन द डायग्राम. सो दिस इज योर ग्रुप एंड दिस इज योर पीरियड. नाउ इन अ पीरियड व्हाट डू यू नो, size is going to decrease and in a group क्या होता है, size हो जाती है increase. तो इस increase और decrease का जो size का फैक्टर है, किसकी बात हो रही है, एटम के साइज की बात हो रही है. ये हम देखते हैं कि जब हम डायगोनली आते हैं, मतलब लिथियम से मैग्नीशियम पे आए, लिथियम है सेकेंड पीरियड का ग्रुप 1 का मेंबर और मैग्नीशियम है थर्ड पीरियड का ग्रुप 2 का मेंबर. तो हम पाते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम, जब हम इस तरफ से बढ़े, लिथियम और मैग्नीशियम की साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो गई. ओके, पीरियड में साइज डिक्रीज होती है और ग्रुप में साइज बढ़ती है. लेकिन इसी फैक्टर को ध्यान में रख के हमने जब एटॉमिक साइज को एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो हमने देखा कि जब हम ऐसे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, डायगोनली जाते हैं, तो और ऊपर नीचे के जो पीरियड्स के मेंबर्स हैं उनके साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है. अब बेटा साइज बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, साइज जैसे बराबर हो जाएगी वो एक तरह का रिएक्शंस और एक तरह का बिहेवियर देना शुरू करेंगे. इसी चीज को डायगोनल रिलेशनशिप. डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज बिटवीन टू एलिमेंट्स which is arising due to opposing trends in the periodic properties along the period and down. Okay, opposing trends in the periodic properties along the period and down the group. I hope that's clear. Okay, और इसका बेस्ट एग्जांपल है लिथियम, मैग्नीशियम, सिमिलरली बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड सिलिकॉन. तो ये मेंबर्स जो कि डायगोनली प्रेजेंट है इन द पीरियोडिक टेबल हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. इसका पूरा जिस्ट आपको यहां पर दिया हुआ है. You can learn it, but only I want you to remember the diagonal relationship. उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहां दिया है कि जब एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो जाती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो जाती है और इसी वजह से देयर इज अ सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज. दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप. ओके, विद दिस kids we conclude our periodic table chapter. This is the trend which you have studied. All of it we have covered. एक एक पॉइंट को डिटेल में मैंने उठाया है. अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है, समझना है, तो प्रॉपरली सारे वीडियोस को देखो. अगर आपने इसको पहले से समझ लिया, वीडियो देख लिया, रिविजन करना है तो 2x की स्पीड में देखिए. ओके, बट नोट द थिंग्स एंड लर्न इट.
Okay, students, meet you again with another chapter. Have a nice day. Bye, kids.